हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी क्लास रही उस क्लास में हमने प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन किया और उन प्रायद्वीपीय नदियों में हमने उन नदियों का अध्ययन किया जो कहाँ पे पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम कर रही थी या बंगाल की खाड़ी में गिरने का कार्य कर रही थी। लेकिन दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रायद्वीपीय नदियों पर ही होगी, लेकिन हम उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो नदियाँ कहाँ पे अरब सागर में गिरने का काम करती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे देखने का कार्य करेंगे कि जो कल हमने क्लास पढ़ा उस क्लास में हमने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने नदियों का क्रम देखा, कौन सा, उत्तर से दक्षिण। सबसे उत्तर में नदी कौन सी थी, तो सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा। उसके नीचे कौन सी थी, तो बैतरणी। उसके नीचे कौन सी थी, ब्राह्मणी। उसके नीचे कौन सी थी, महानदी। महानदी के नीचे कौन सी थी, ऋषिकुलिया। और ऋषिकुलिया और महानदी के बीच में एक झील पाई जा रही थी जिसे चिल्का झील कहते हैं, और ये झील जो होते हैं लैगून झील के उदाहरण होते हैं। उसके नीचे आ रहे थे तो गोदावरी, और गोदावरी के नीचे आ रहे थे तो कौन सी, कृष्णा। कृष्णा के नीचे पेन्नार, पेन्नार के नीचे कावेरी, कावेरी के नीचे वैगई, और वैगई के नीचे ताम्रपाणी नदी, अर्थात ताम्रपाणी सबसे दक्षिणी तथा स्वर्णरेखा सबसे उत्तरी नदी। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं गोदावरी। इन नदियों की उत्पत्ति की बात की, इस पे कुछ एक दो बांधों का भी हमने चर्चा किया, और बहुत सारे बांधों का चर्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बांध का अलग से क्लास लेंगे। आगे हम आज की क्लास पे चलते हैं। तो आज की क्लास अपेक्षाकृत पिछली क्लासों की अपेक्षा छोटी होगी, और जब छोटी होगी कारण होगी कि तथ्य कम है, और जब तथ्य कम है इसलिए छोटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये कारण क्या है कि ये नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस कारण का जब हम पता लगाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं एक जल विभाजक रेखा पाया जाता है, और जो जल विभाजक रेखा पाया जाता है वह जल विभाजक रेखा कुछ ऐसे है। ठीक है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम अरावली के नाम से जानते हैं। दूसरा जो जल विभाजक है वह कुछ ऐसे है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, बिंध्यन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो जल विभाजक है वह कुछ ऐसे है, इसको किस नाम से हम जानते हैं, सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण जो है वह ऐसे है। ठीक है, वह जो है ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से, और यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे थे पिछली क्लास में, जब हम हिमालय पर्वत का वर्गीकरण पढ़ रहे, जब नदियों का हम वर्गीकरण कर रहे थे या नदियों का परिचय पढ़ रहे थे, तो उस क्लास में हमने आपको बताया था कि ये नदियाँ क्यों इस दिशा में जाती हैं, और ये पर्वत श्रेणियाँ मिल करके एक जल विभाजक का कार्य करती हैं। और जब जल विभाजक का कार्य करती हैं तो इसके द्वारा जल दो भागों में बढ़ जाता है। पूर्व दिशा का जल पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा का जल पश्चिम दिशा में चल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहली नदी की बात करते हैं। तो सबसे पहली नदी हमारी जो आएगी उस नदी का नाम क्या होगा, तो सबसे पहली नदी इस हिस्से से निकल करके आती है, और जब इस हिस्से से आती है तो यहीं पे यह कक्ष का रण है, इसी कक्ष के रण में विलीन हो जाती है। तो इस नदी का नाम क्या रखा गया है, इस नदी का नाम रखा गया है लूनी नदी। इस नदी का क्या नाम रखा गया है, लूनी नदी नाम रखा गया है, लूनी नदी नाम रखा गया है। और इस लूनी नदी के उद्गम के बारे में बताया जाता है कि यह अरावली पर्वत श्रेणी से ही निकलने वाली नदी है, और अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होते होते यह कहाँ पे, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। दोस्तों, यह क्या है, एक सूखी नदी है, और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों एक चीज़ और भी मैं बता दूं, यहीं से एक क्वेश्चन पिछली बार टेट के एग्जाम में पूछ दिया था। टेट के एग्जाम में, जो पिछला अभी लेटेस्ट टेट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा था कि गधों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, एक पार्क की स्थापना की गई है, वह कहाँ पे है, तो कच्छ नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क यही है, कच्छ नेशनल पार्क। यहाँ पे विशेष करके गधों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, गधों की प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है, तो वह यहीं पे कच्छ में है। यह लूनी नदी है, यह मरुस्थल की नदी है, यह राजस्थान की, चाहे थार के मरुस्थल का मतलब जो भारत में पाया जाता है, उस मरुस्थल की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद यदि हम अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी यहीं से निकलती है, और यहाँ से निकल करके ऐसे प्रवाहित होकर के और आकर के कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में अपना संगम बना लेती है। तो इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इस नदी का नाम जो दिया गया है, इसका नाम है साबरमती। इसका नाम क्या है, साबरमती नदी नाम,
साबरमती नदी नाम, ठीक है। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणी से, राजस्थान से हुआ है। यह अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व दिशा से जन्म लेती है। जब पूर्व दिशा से जन्म लेती है तो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है तो यहाँ पे क्या है? खंभात की खाड़ी, और इसी खंभात की खाड़ी में यह नदी अपना क्या करती है? संगम बनाने का कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि हमारा इतिहास से जुड़ा है। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर का नाम क्या है? अहमदाबाद, और इसी नदी के किनारे महात्मा गांधी जी का या बापू का या हमारे राष्ट्रपिता का क्या है? यहीं पे उनका आश्रम था। साबरमती नदी के तट पर ही क्या है? इनका आश्रम है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगली जो हमारी नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या होगा? तो उस नदी के नदी नाम की हम बात करते हैं तो उस नदी का नाम है इस नदी का नाम क्या है? माही नदी नाम है, माही नदी। और यह भी माही नदी खंभात की खाड़ी में अपना संगम बनाने का काम करती है, ठीक है। माही नदी क्या करती है? खंभात की खाड़ी में अपना संगम बनाने का कार्य करती है। और जब खंभात की खाड़ी में अपना संगम बनाती है तो इस माही नदी की उत्पत्ति की यदि बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है? विंध्यन श्रेणी से हो रही है। उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या होगा? विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी नाम है इसका, विंध्यन श्रेणी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी नाम है इसका, सतपुड़ा श्रेणी। इसका यदि हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट नाम है, पश्चिमी घाट नाम है, पश्चिमी घाट नाम है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसका क्या नाम है? नीलगिरी नाम है, नीलगिरी नाम है। और इधर की कौन सी हैं? अन्नामलाई तथा इलायची की पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब यदि हम बात करते हैं आगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यह जो नदी है इस नदी का नाम क्या रखा जाए? तो इस नदी का नाम है माही नदी। इसका नाम क्या है? माही नदी नाम है। और जो माही नदी नाम है, इस माही नदी की विशेषता क्या है? तो इस माही नदी की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यह माही नदी महत्वपूर्ण नदी है, भारत की छोटी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या पाई जाती है? वो विशेषता यह पाई जाती है कि भारत के मध्य से गुजरने वाला रेखा कौन सा? अक्षांश रेखा, और उस अक्षांश रेखा को दो भागों में बांटने का काम करती है, ठीक है। अक्षांश रेखा को दो भागों में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछ देता है हमारी परीक्षाओं में सीधे सीधे कि हमारे देश की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है? तो इसी नदी का नाम क्या है? माही नदी है। और यह माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने का कार्य करती है, ठीक है। देखिए यहाँ कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही है। किस श्रेणी से निकल रही है? विंध्यन श्रेणी से निकल रही है। और जब विंध्यन श्रेणी से निकल रही है तो यह पहले उत्तर में जा रही है क्योंकि मालवा के पठार के ढालों का अनुसरण कर रही है। और जब ढालों का अनुसरण करके उत्तर दिशा में जाती है तो उत्तर दिशा में कौन सा मिल गया? उत्तर दिशा में इसे मिल गई अरावली श्रेणी। और अरावली श्रेणी के ढालों का अनुसरण करके पुनः दक्षिण दिशा में आ गई। और जब दक्षिण दिशा में आ गई तो एक बार जाते समय काट रही है और एक बार पुनः दक्षिण आते समय काट रही है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का ही नाम क्या है? माही नदी। दोस्तों यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या होगा? विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी को कांगो या जायरे नदी कहते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में और भी विशेष रूप से मध्य अफ्रीका में स्थित है। फिर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को दो बार मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका के आसपास पाई जाती है। और लिम्पोपो को विश्व की घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? कांगो या जायरे के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और भी दोस्तों मैं बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप इकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरने का काम करती है। बाकी ऐसा पृथ्वी पर कोई महाद्वीप नहीं है जिससे ये तीनों रेखाएं कौन सा? उत्तर में कर्क, मध्य में विषुवत और दक्षिण में
मकर रेखाओं से गुजरने का काम करती हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को या 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरो, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो नदी है। तो यहाँ पे देखेंगे माही नदी, और माही नदी क्या कर रही है? कर्क रेखा को 2 बार काटने का कार्य कर रही है। इसके बाद दोस्तों यदि हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और इस पर्वत श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो यहीं से यह पर्वत श्रेणी ऐसे है, और इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित क्या है? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक से जो नदी निकलती है वह नदी का नाम क्या है? वह नदी ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। ठीक है, वह नदी यहाँ से निकलने का काम करती है, और यहाँ से जब निकलती है तो ऐसे प्रवाहित होकर के कहाँ पे आती है? आकर के अरब सागर में गिरने का काम करती है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, नर्मदा नदी जो है भ्रंश का अनुसरण करती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। और किन भ्रंशों से होकर के जाती है? तो विंध्यन और सतपुड़ा के भ्रंशों से होकर के प्रवाहित होती है। नहीं तो जिस स्थान से इसकी उत्पत्ति हुई है यहाँ से इसको किधर? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भ्रंश रेखा है। इसी भ्रंश रेखा के सहारे यह पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा को प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिर रही है यह नदी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी नाम है। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्यन श्रेणी और दक्षिण में कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, यह 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और कहाँ से? गुजरात से। 3 राज्यों से प्रवाहित होने का कार्य करती है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, ये नदियाँ ये नदियाँ क्या कर रही हैं? मतलब विशेष रूप से नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एक नर्मदा नदी मतलब पश्चिम की तरफ या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि क्या करती है? एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। और मैंने आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं। ठीक है, यदि हमारी पिछली क्लास न देखे हो तो पिछली क्लासों को देख लें, तभी ये भूगोल बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो यदि नदी तंत्र समझना है तो नदी तंत्र के अब तक 4-5 वीडियो बन चुके हैं, और 4-5 वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपका नदी तंत्र बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी है? नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी को देख लेंगे, यहाँ से निकल करके आकर के इस दिशा में गिरने का काम करती हैं, और क्या कर रही है? एस्चुरी बनाने का कार्य कर रही है। उसके बाद देखते हैं, इस पे कई सारे बांध भी हैं, तो बांध का अध्ययन मैं बांध की क्लास में करूँगा। उसके बाद देखते हैं तो इस क्षेत्र में एक और नदी प्रवाहित होती है, और जो इस क्षेत्र में एक और नदी प्रवाहित होती है उसका नाम क्या है? उसको यदि हम देखते हैं तो यह यहाँ से चलती है ऐसे, और यहाँ से ऐसे आकर के यह भी क्या करती है? इसमें गिरने का काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस नदी को नाम क्या दिया गया है। तो इस नदी को नाम दिया गया है ताप्ती नदी। इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी नाम है। ठीक है, और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सतपुड़ा श्रेणी के आसपास से हो रहा है। सतपुड़ा श्रेणी में भी देखेंगे, वहाँ पे एक विशेष रूप से गालिबगढ़ के नाम से एक पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी? गालिबगढ़ पहाड़ी से उद्गम हुआ है इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, गालिबगढ़ पहाड़ी, गालिबगढ़ पहाड़ी से इस नदी का उद्गम हो रहा है। यह कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और गालिबगढ़ पहाड़ी से निर्मित हो रही है। तो यह कहाँ पे? उत्तर में सतपुड़ा तथा दक्षिण में अजंता की श्रेणियाँ हैं। दक्षिण में कौन सी? अजंता की श्रेणियाँ, और इस अजंता की श्रेणियाँ तथा सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से यह नदी प्रवाहित होती है, और यह भी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, और यह भी कहाँ पे? अरब सागर में जा कर के अपना अपना संगम बनाने का कार्य करती हैं। और ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं? कि ये ढाल काफ़ी खड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। एक चीज़ देखेंगे, यह दोनों नदियों के मुहाने पे 2 द्वीप पाए जाते हैं, और इन द्वीपों को क्या कहते हैं? 2 द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ 2 द्वीप पाए जाते हैं।
2 द्वीप पाए जाते हैं, और जो द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों को पहला का नाम क्या है, अलियाबेत द्वीप, तथा दूसरे द्वीप का नाम क्या है, खदियाबेत द्वीप नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नदियाँ क्या कर रही हैं, 2 द्वीपों का निर्माण कर रही हैं। एक द्वीप का नाम है अलियाबेत तथा दूसरे द्वीप का नाम क्या है, खदियाबेत। ठीक है, तो इसके मुहाने पर 2 द्वीप पाए जाते हैं। अब इसके बाद जब देखते हैं, अच्छा ये दोनों नदियाँ कहाँ पे, गुजरात में अपना संगम बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, गुजरात में किसमें, अरब सागर में गिर करके अपना संगम बनाती हैं। और यह कौन सा हिस्सा है, यह खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जा रहा है, जहाँ पे कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, जहाँ पे आपकी साबरमती और लूनी नदियाँ मिलने का काम करती हैं। लूनी नहीं, माही नदी। और माही नदी की विशेषता मैं बताया हूँ क्या, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो गोवा में 2 नदियाँ आती हैं, गोवा में 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। एक नदी का नाम क्या है, जुआरी नदी, एक नदी का नाम क्या है, जुआरी नदी, और दूसरी नदी का क्या नाम है, मांडवी नदी नाम। एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी भी पाई जाती है, और उस सहायक नदी को नाम दिया गया है पूर्णा नदी। कौन सी, पूर्णा नदी। ठीक है, यह क्या है, यह सहायक है किसकी, ताप्ती की। तो यहाँ पे जो 2 नदियाँ पाई जाती हैं, उस नदियों की यदि हम बात करते हैं तो एक का नाम है जुआरी नदी, एक का नाम क्या है, जुआरी नदी, इसका नाम है जुआरी नदी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मांडवी नदी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ कहाँ पे, गोवा में प्रवाहित होती हैं। गोवा की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मांडवी नदी है, यहीं पे एक जलप्रपात पाया जाता है, और जो जलप्रपात पाया जाता है इसका नाम क्या है, इसका नाम दूध सागर जलप्रपात है। इसका नाम क्या है, दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, इसका नाम क्या है, दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात के नाम से यह जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे चल रहे हैं तो ये दोनों नदियाँ कहाँ की हो गई, गोवा की हो गई। और गोवा के जब हम आगे चलेंगे सॉरी दोस्तों, इमरजेंसी फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कौन सी नदी हो गई, इस नदी का नाम क्या होगा, जुआरी नदी नाम होगा। कौन सी, जुआरी नदी। और जुआरी नदी के नीचे आते हैं तो कौन सी नदी होगी, मांडवी नदी होगी। और मांडवी पे एक जलप्रपात गोवा में पाया जाता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम दूध सागर जलप्रपात के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चल रहे हैं तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक और नदी हमारी पाई जाती है, और उस नदी की यदि हम बात करते हैं तो यह भी महत्वपूर्ण नदी है, और यह यहाँ से निकलती है और इस हिस्से में आती है। ठीक है, इस पश्चिमी घाट को मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा शरावती नदी। इसका नाम क्या होगा, शरावती नदी। शरावती नदी। और जो यह शरावती नदी है, इस शरावती नदी की विशेषता को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा इसी पहाड़ी पर पाया जाता है। जरा लेकिन इसको देखते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो उत्पत्ति की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक के शिमोगा जिले से, ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से इस नदी की उत्पत्ति होती है। और इसी नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है, और उस जलप्रपात की यदि हम बात करेंगे तो इस जलप्रपात का नाम क्या है, जोग या गरसोपा। जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है। यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
प्रपात है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, जोग या गरसोपा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो किस नदी पे स्थित है, शरावती नदी पे है। शरावती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, कर्नाटक में। कर्नाटक का जिला कौन सा है, शिमोगा जिला, और उसी जिले से निकलती है और पश्चिम दिशा को प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरने का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद महत्वपूर्ण नदियों में 3 नदियाँ आती हैं, और उन 3 नदियों की हम बात करेंगे। एक नदी आती है जिसका नाम है भरतपुझा, दूसरी नदी आती है जिसका नाम है पेरियार, और तीसरी नदी आती है जिसका नाम क्या है, पंबा नदी नाम है। इन नदियों के नामों की यदि हम बात करते हैं, तो इस नदी का नाम क्या होगा, भरतपुझा नदी। कौन सी, भरतपुझा नदी, पूझा नदी। दूसरी की बात करते हैं तो पेरियार नदी, पेरियार नदी। तीसरी की यदि हम बात करते हैं तो इस नदी का नाम क्या है, पंबा नदी नाम है। इसकी क्या नाम है, पंबा नदी नाम। अब यदि हम इनकी बात करते हैं तो यह क्या होगी, केरल की सबसे बड़ी सहायक, केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, यहीं पे पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, जहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हाथी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, विशेष रूप से हाथियों के लिए जो नेशनल पार्क है वह पेरियार में ही पाया जाता है। ठीक है, तो भरतपुझा कहाँ पे है, केरल में है। पेरियार कहाँ पे है, केरल में है। पंबा कहाँ पे है, केरल में है। शरावती कहाँ पे, कर्नाटक में है। आगे चलते हैं तो नर्मदा और ताप्ती गुजरात में, और यहाँ पे यह गुजरात में, और यह कहाँ पे, गुजरात में अपना संगम बनाने का कार्य करती हैं। दोस्तों, दक्षिणी भारत की नदियाँ छोटी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं, और ये क्या करती हैं, द्वीप का ये जो है आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, एस्चुरी बनाने का कार्य करती हैं। दोस्तों, अब इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, उन महत्वपूर्ण नदियों का चैप्टर लगभग समाप्त होता है। अब कुछ बच नहीं जा रहा है, और जब कुछ बच नहीं जा रहा है तो फिर हम नदियों में 2 टॉपिक पढ़ने के लिए आपको प्रॉमिस किए थे, वो कौन कौन से हैं। अब दूसरी इसके बाद जस्ट हमारी क्लास होगी, वो किस पे होगी, भारत के महत्वपूर्ण क्या होंगे, बांध। पहला क्या होगा, भारत के महत्वपूर्ण बांध, और दूसरा जो होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात की हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, जो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी, ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी की सहायक नदी का क्या नाम हमने पढ़ा है, कौन सी, पूर्णा नदी। अब पूर्णा नदी के यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और सहायक नदियों की हम कुछ और नदियों की बात करेंगे, और जो कुछ और नदियाँ हैं उन नदियों में कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ पे एक नदी है गोवा में जो नदी प्रवाहित हो रही है, इसका नाम क्या है, जुआरी नदी। और जुआरी नदी के दक्षिण में यदि चलते हैं तो अगली नदी है क्या, मांडवी नदी। और मांडवी नदी की यदि हम बात करते हैं तो मांडवी नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है, और उस जलप्रपात को नाम दिया गया है कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया, दूध सागर जलप्रपात का नाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों हम यदि और दक्षिण चलते हैं तो कर्नाटक राज्य मिलेगा, और कर्नाटक राज्य में एक जिला है जिसका नाम है शिमोगा, और उस जिले से एक नदी निकलती है, और वह नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, जिसका नाम क्या है, शरावती नदी। और इसी शरावती नदी पर एक जलप्रपात पाया जाता है, और उस जलप्रपात का नाम क्या है, जोग या गरसोपा जलप्रपात। और यह जोग या गरसोपा जो जलप्रपात है, यह हमारे देश का अर्थात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पाया जाता है। उसके नीचे दोस्तों हम आते हैं तो केरल राज्य मिलता है, और इस केरल राज्य की महत्वपूर्ण सहायक नदियों की यदि हम बात करते हैं तो भरतपुझा नदी है। कौन सी, भरतपुझा नदी है। भरतपुझा नदी के यदि नीचे आते हैं तो पेरियार नदी है। पेरियार नदी क्या है, केरल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसी केरल में क्या है, पेरियार नेशनल पार्क है, जहाँ पे हाथियों के संरक्षण एवं प्रजनन का केंद्र है। ठीक है,
मतलब विशेष रूप से यह पार्क हाथियों के लिए जाना जाता है। और सबसे दक्षिण में जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, पंबा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही हमें आपको क्या करना है, इस रिवर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ना है। बाकी की चीज़ों का जो हमें अध्ययन करना है वे सारे अध्ययन लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और इसका क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। बार बार आपको टाइम लगे, एक बार में न समझ में आए तो 2 बार में वीडियो को देख लीजिए और 2 बार देख करके वीडियो से नोट्स बना लीजिए और एक आध बार पढ़ लेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।